हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। तो साथियों, आज का लेक्चर हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड का 13वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड पे 12 लेक्चर किए थे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड बाय अमृत राज। आप वहाँ से जा कर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले जा कर के आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आज का वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ सके और कॉन्सेप्ट आपका और भी स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड एक बड़ा चैप्टर है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे अध्याय हैं जिसके बारे में हम लोग बात भी किए हैं। आज हम लोग मुख्य तौर पे बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, यदि आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च वाले वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहाँ पे क्लियर किया था कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च कई सारे हिस्सों में बंटकर चलता है। उसमें से एक सैम्पलिंग का भी स्टेज मैंने बताया था कि एक सैम्पलिंग भी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि सैम्पलिंग के बगैर रिसर्च कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब हो नहीं पाएगा, लेकिन एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर या एक अच्छा रिसर्च या एक बड़ा रिसर्च आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सैम्पलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सैम्पलिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है, ताकि आपके रिसर्च में दक्षता आ सके या फिर आपका रिसर्च और ज़्यादा महत्ता को प्राप्त कर सके। तो सैम्पलिंग क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। और देखिए, कोई भी आप सभी का पर्सनल क्वेरी होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे ट्विटर पे आप डायरेक्ट टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं। आईडी है हमारा @गुरु अमृत राज। तो आप यहाँ पर यदि टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो सबका रिप्लाई दे पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप वहाँ पे पर्सनली कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सैम्पलिंग होता क्या है। जब हम लोग रिसर्च के लिए निकलते हैं, जब हम लोग रिसर्च किसी टॉपिक पे करते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है। हमारा टॉपिक जो है उसका पॉपुलेशन है वो बड़ा ब्रॉड होता है। पॉपुलेशन क्या होता है आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो उस ब्रॉड पॉपुलेशन पे रिसर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के माध्यम से हम लोग उस सैंपल को ही एक मीडियम बना करके हम लोग उस ब्रॉड एरिया पे रिसर्च करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आप भट्ठा पर जाते हैं। भट्ठा आप समझते हैं, चिमनी भट्ठा जहाँ पे ईंट बनता है, तो आप वहाँ पे जाते हैं, उसका एक ईंट या फिर 2-4 ईंट आप देखते हैं और यह जो देखते हैं उसके बाद आप तय कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ईंट बनता है वह काफ़ी मजबूत है या काफ़ी कमज़ोर है, आपको लेना है या नहीं लेना है। यह 3-4 ईंट को देख करके आप तय कर लेते हैं। तो यह जो 3-4 ईंट देखने की प्रक्रिया है यह सैम्पलिंग है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे आप कभी कपड़ा खरीदने जाते हो तो डमी जो बाहर में लगा रहता है वो डमी भी एक प्रकार का क्या है, सैम्पलिंग है। ठीक है, सैंपल के लिए रखा जाता है। या फिर आप जाते हो तो आपको कोई पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका साइज़ क्या है और वो सैंपल का काम करता है। फिर दुकानदार उसी साइज़ के अनुसार आपको कपड़ा दिखाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सैम्पलिंग है। समझ में आ गई बात। तो रिसर्च में भी बिल्कुल हम लोग सैम्पलिंग का इस्तेमाल इसी तरीके से करते हैं। रिसर्च कोई बहुत बड़ा तोप है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, तो रिसर्च में भी हम लोग इसी तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन रिसर्च में सैम्पलिंग क्यों होना चाहिए? क्या विदाउट सैम्पलिंग रिसर्च नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सैम्पलिंग के बगैर रिसर्च नहीं हो सकता है, लेकिन सैम्पलिंग जब आप करेंगे तो आपका रिसर्च आसान हो जाता है। जैसे एक बड़ा एरिया पे, ब्रॉड एरिया पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सैम्पलिंग अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना सैम्पलिंग का आप कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि आपके जो रिसर्च है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए कि आप मिर्ज़ापुर शहर पे यदि आप रिसर्च करने वाले हैं
और मान लीजिए कि वहाँ की आबादी 10 लाख है, मान लेते हैं, आबादी मुझे नहीं पता, तो 10 लाख आबादी है, तो क्या आप 10 लाख व्यक्ति को एक एक करके आप उनसे संपर्क करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सैम्पलिंग लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह ब्रॉड पॉपुलेशन है, तो आप यहाँ पे सैम्पलिंग लेंगे, और जब सैम्पलिंग लेंगे तो आपका रिसर्च आसान हो जाएगा और खर्च भी कम होगा, परेशानी भी कम होगा, वक्त भी कम लगेगा। तो सैम्पलिंग की आवश्यकता इस वजह से रिसर्च में होती है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो, एक रिसर्च स्कॉलर कहें या फिर एक कहें कि स्कॉलर हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है, उनका नाम है गुड एवं हैट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, आप KVS मदान का किताब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। इन्होंने कहा कि सैम्पलिंग जो है वह लेस रिप्रेजेंटेटिव है। सैम्पलिंग क्या है? लेस रिप्रेजेंटेशन है, निम्न प्रतिनिधित्व है, लेस रिप्रेजेंटेशन। लेस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि 10 लाख की आबादी पे हमें रिसर्च करना है, तो मैंने सैम्पलिंग लिया क्या, 1000 बच्चों को वहाँ से सैम्पलिंग ले लिया, 1000 स्टूडेंट को या 1000 पुरुष या महिला को मिला करके हम लोग उतना सैंपल ले लिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, यह सैंपल है, तो ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1000 लोग। समझ में आ गई बात? जैसे लोकसभा में आपके सांसद जाते हैं चुन करके, तो वो आपके लोकसभा क्षेत्र में जितना भी पॉपुलेशन है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, संसद भवन में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके तमाम सारे पॉपुलेशन को। तो यह भी सैम्पलिंग है। इलेक्शन कमीशन भी सैंपल कर करके लेजिस्लेटर को या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन करके लाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब देखिए, सैम्पलिंग में 2-3 टर्म है, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वह टर्म आपको परेशान करेगा। उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे इसको समझना और आसान हो जाएगा। पॉपुलेशन एक टर्म होता है, यहाँ पर आता है कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन जब आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भारत की आबादी समझने लगते हैं। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एक शहर पे रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बिहार पे रिसर्च कर रहे हैं, एक स्टेट पे, या फिर बिहार के एक जिला पे कर रहे हैं, पटना जिला पे कर रहे हैं। तो पटना जिला पे, मान लीजिए पटना जिला में आप पुरुषों पे, ठीक है, पुरुष के शिक्षा स्तर पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पुरुष के शिक्षा स्तर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो पटना जिला के जो पुरुष हैं वह आपके रिसर्च के लिए पॉपुलेशन का काम करेंगे। समझ में आ गई बात? पटना जिला का पुरुष आपके लिए पॉपुलेशन का काम करेंगे, न कि भारत की आबादी आपके लिए पॉपुलेशन का काम करेगी। तो रिसर्च में क्या होता है, पॉपुलेशन निर्धारित करता है आपका टॉपिक। जैसे उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता एक शहर है, कोलकाता शहर में आप महिलाओं का शैक्षणिक स्तर क्या है, इस पे यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो कोलकाता शहर की जितनी भी महिलाएं हैं वह सभी के सभी आपकी पॉपुलेशन में काउंट की जाएंगी। यहाँ पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे सैम्पलिंग के भाषा में इसे समष्टि कहते हैं। और समष्टि कई प्रकार के होते हैं, उसको समझते हैं। पॉपुलेशन को आप जनसंख्या भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि पॉपुलेशन का संबंध भारत की जनसंख्या से नहीं है यहाँ पर, बल्कि आप जिस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, जिस इकाई को ले रहे हैं, वह आपका मेन पॉपुलेशन है, ठीक। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको परेशान करेगा इकाई। इकाई क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। दूसरे नंबर पे इकाई है, इसको अंग्रेजी में यूनिट कहेंगे, इकाई कह लीजिए, ठीक है। इकाई क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोलकाता शहर का ही एग्जांपल लेते हैं। कोलकाता शहर है, कोलकाता शहर के लोगों का शैक्षणिक स्तर आप जांच करना चाह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं या कितने कम पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो जब आप कोलकाता शहर की बात करेंगे तो इसमें कई सारे यूनिट चल करके आएंगे, क्योंकि कोलकाता शहर में कौन कौन लोग हैं। एक तो पुरुष एक इकाई होगा, एक इकाई महिला होगी, एक इकाई गे होंगे, वहाँ जो गे रहते हैं, एक ट्रांसजेंडर होंगे, इन सब के अलावा कुछ और लोग होंगे, उनको भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब इकाई हैं, ठीक। और इन सबको मिलाकर के जो जनसंख्या होगा वह आपके रिसर्च का पॉपुलेशन होगा। इसका मतलब यह है कि एक रिसर्च में कई तरह के इकाई हो सकते हैं,
एक पॉपुलेशन में कई इकाई हो सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ महिलाएं नहीं आएंगी, पॉपुलेशन में सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर आप महिला पर ही कर रहे हैं तभी उसमें फिर इकाई आएंगी, उसमें फिर छोटे छोटे इकाई आएंगे। आप स्कूल का सहारा लेंगे या फिर आप कॉलेज का सहारा लेंगे, विश्वविद्यालय का सहारा लेंगे, तो ये सारे क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, एक यूनिट हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पे पॉज करके ना एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, 2 टर्म मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज़ को और समझते हैं, इसमें तीसरा जो टर्म आएगा, चूँकि यदि आपने पॉपुलेशन समझ लिया, यदि आप पॉपुलेशन समझ लिए तो पॉपुलेशन को थोड़ा सा और समझिए। पॉपुलेशन में 2 तरीके का पॉपुलेशन होता है, ठीक। एक को बोलते हैं फिनिट पॉपुलेशन और दूसरे को बोलते हैं इनफिनिट। फिनिट और इनफिनिट, यदि आपने मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा फिनिट और इनफिनिट में क्या अंतर होता है। फिनिट और इनफिनिट में बेसिक अंतर यही है कि फिनिट में आप संख्या काउंट कर सकते हैं, इनफिनिट में आप संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन 2 तरह के होते हैं, फिनिट में कर सकते हैं, इनफिनिट में नहीं कर सकते हैं। जैसे समुद्री जीव पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो वह इनफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं। अब कोलकाता शहर के पुरुषों पे कर रहे हैं तो वो फिनिट में चला जाएगा, क्योंकि इसको काउंट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पॉपुलेशन 2 प्रकार के होते हैं, फिनिट एंड इनफिनिट, यह भी समझ में आ गया होगा। डेटा तो आपको पता ही है, ठीक। अब जो होता है कि जब हम लोग डेटा कलेक्शन का बात करते हैं तो सैम्पलिंग के लिए 2-3 तरह का मेथड होता है। एक मेथड तो यह है कि आप सेंसस मेथड के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जनगणना कर करके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया सेंसस मेथड करके आप यहाँ पर अपने डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा होगा जो सेंसस मेथड से अलग होगा, जिसमें जनगणना मेथड नहीं होगा, वहाँ पे इनफिनिट वाली चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखो, एक टर्म और आएगा सैम्पलिंग में, वह आपको परेशान कर सकता है। वह टर्म उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचल, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राचल। आप लिख लीजिएगा, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो, पढ़ने का एक ही मकसद अभी है कि हमें जेआरएफ करना है, क्योंकि उसके बाद फिर और विस्तार में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सैम्पलिंग पे 2-3 घंटे बातें हो सकती है, लेकिन हमें जेआरएफ करना है, और जेआरएफ के लिए हमें कितना पढ़ना है उसको ध्यान में रख के काम करना, विद्वान नहीं बनना। अभी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि किसी शहर पे रिसर्च कर रहे हैं, पुरुष पे, महिला पे, तो आपका पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन के बारे में मान लीजिए कि आपने कोई सेकेंडरी सोर्स पढ़ा, कोई किताब पढ़ा, और वहाँ पे उसके बारे में डेटा आपके पास ऑलरेडी कुछ उपलब्ध है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, पहले से ही मार्केट में उपलब्ध था। तो जो पहले से ही चीज़ें उपलब्ध हो जाती है ना, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। समझ में आ गई बात? और जो पहले से उपलब्ध नहीं होती है, जिसको हम लोग अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं, देखो एकदम एक लाइन का अंतर है। जब पॉपुलेशन के बारे में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्राचल बोलेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर बोलेंगे। और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है, आप अपने से मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है। समझ में आ गई बात? इन दोनों को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यदि आप यहाँ पे समझ गए, तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि सैम्पलिंग जब हम लोग करेंगे तो इसमें कितने प्रकार का मेथड यूज किया जा सकता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, मोटे तौर पे यदि बात करें मेथड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रकार का मेथड होता है। एक को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप हमारे साथ लिखते चलना, क्योंकि आप लिख लोगे तो एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। उसके बाद आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग यह बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वह कितने प्रकार का होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो सैम्पलिंग है, इसमें जो हम लोग सच सैम्पलिंग का हिंदी मैंने नहीं बताया ना, आप लिख लेना, इसको बोलते हैं न्यायदर्श। न्यायदर्श नहीं, न्यायदर्श, ठीक, न्यायदर्श। अब ऐसा ही नाम है, क्या कर सकते हैं, या फिर इसको प्रतिदर्श भी बोलते हैं, प्रतिदर्श भी। यदि हिंदी में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे आपका जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन कहने का मतलब जिस पर आप रिसर्च करने वाले हैं, उस पॉपुलेशन में कई तरह के यूनिट हैं। तो उन यूनिट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन यूनिट को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप जो है वो प्रोबेबिलिटी पे निर्भर करते हैं, वह संयोग पे निर्भर करते हैं। यानी कि इसका जो चयन है वह एक्सीडेंटल होगा। क्या होगा? इसका चयन एक्सीडेंटल होगा, संयोग से होगा, यह निश्चित नहीं है, ठीक, यह निश्चित नहीं, इसलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए एक सिक्का लीजिए और सिक्का को यदि आप हवा में उछाल रहे हैं तो यहाँ पर या तो वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यह जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि या हेड होगा या फिर टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको समझ में आया? यदि यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो मुख्य तौर पे कितने प्रकार का होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी या फिर सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल, हिंदी में बोलते हैं सिंपल को सामान्य, रैंडम को बोलते हैं यादृच्छिक और सैंपल को प्रतिदर्श। ठीक, समझ में आ रही बात? तो सिंपल रैंडम सैंपल क्या होगा? रैंडम का मतलब मैंने आपको समझाया था, रैंडमली। जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसमें 4-5 कलर का गेंद है और आपसे पूछा जाए कि कोई एक गेंद निकालो, ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि आप रेड या फिर ब्लू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आपको पता है? तो नहीं, आप रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कोई भी कलर उसमें से आ सकता है। यह दरअसल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें संभावना यह है कि जैसे कोई आपसे पूछे कि लाल है, ब्लू है, वाइट है और नीला है, और नीला मैं बोल रहा हूँ मतलब वही काला है, और उसके बाद ऑरेंज है, तो 5 तरह के गेंद हैं इसमें, और आपसे पूछा जाए कि आप लाल वाला निकालिए, तो आपको तो पता ही नहीं है, आपको आंख बंद करके निकालना है। तो जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो जो सारे के सारे जो गेंद होंगे, इनमें सभी को निकलने की जो संभावना होगी, जो परसेंटेज होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा, वह 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर 5 गेंद है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? 1/5 कर देंगे, यानी कि लाल निकलने की संभावना भी कितनी होगी? 1/5 यानी 20%। ब्लू निकलने की संभावना भी 20% है, और जो काला था उसकी निकलने की संभावना भी 20% है, वाइट था उसकी निकलने की संभावना भी 20% है, और जो येलो था उसकी निकलने की संभावना भी 20% है। तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो एक एक यूनिट है, क्योंकि यह आपका पॉपुलेशन हो गया 5 गेंद जो है, और एक एक जो गेंद है जैसे लाल, काला, हरा, ब्लू, ये क्या है? ये सभी के सभी आपके यूनिट हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के चुने जाने की जो संभावना है, जो प्रतिशत है, वो इक्वल है। यह सिंपल रैंडम सैंपल कहलाता है। समझ में आ गई बात? यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आप समझ गए हो, फिर आपको कुछ आगे मुश्किल नहीं होगा, इसी को बस समझना था। अब इसके ठीक उलट है दूसरे नंबर का। जैसे उसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीछे जो हमने सिंपल रैंडम बोला उसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक कॉइन है, ठीक, एक सिक्का है, उसमें हेड होता है और टेल होता है। हम लोग सिक्का को हवा में उछालते हैं तो हेड आने की संभावना भी h/2 है और टेल आने की संभावना भी टेल/2 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी यदि 100% है तो हेड आने की संभावना भी 100/2 होगा और टेल आने की संभावना भी 100/2 होगा। तो पॉपुलेशन क्या है हमारा? पॉपुलेशन हेड एंड टेल 2 है, ठीक, और यूनिट क्या है हमारा? हेड एंड टेल, यह भी यूनिट भी 2 है। तो यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के चुने जाने की या आने की संभावना का परसेंटेज जो है वो इक्वल है। यह सिंपल
रैंडम सैंपल में काउंट किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। आपको समझ में आ रही बात? चलिए, दूसरे नंबर पे बात करते हैं दूसरे सैंपल के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही दूसरा टाइप है। उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड और हिंदी में बोलते हैं स्तरीकृत। यानी यह कई सारे लेयर में बटा हुआ होगा, एक लेयर में नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपका पॉपुलेशन होगा, इसमें जो आपका पॉपुलेशन होगा वह हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस कहने का मतलब इसमें कई तरह के यूनिट होंगे, एक यूनिट नहीं होगा, कई तरह के यूनिट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि कोलकाता शहर का यदि शैक्षणिक स्तर पर रिसर्च करें तो वहाँ के पॉपुलेशन में कई तरह के यूनिट होंगे। तो यह जो यूनिट है यह स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट नहीं है, कई सारे लेयर में बटे हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वह द्विजातीय है, एक जातीय नहीं है। सजातीय कब होता? जब केवल महिला पे कर रहे होते तो सजातीय हो जाता, लेकिन कोलकाता शहर के पूरे लोग पे कर रहे हैं तो उसमें पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर से लेकर तमाम सारे लोग हैं, इसीलिए इसको द्विजातीय सैंपलिंग कहा जाता है। इसमें कई तरह के यूनिट चल करके आते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा जो इसमें होगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, उसको क्या बोलेंगे आप लोग गेस कीजिए। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर को हिंदी में बोलते हैं समूह। यदि आप हिंदी इसका समझ लोगे तो फिर आप समझ गए। समूह करने का मतलब क्या है कि समूह एक बड़ा सा समूह है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे भारत पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि भारत में जाति व्यवस्था पे रिसर्च कर रहे हो या भारत की शिक्षा व्यवस्था पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप पूरे भारत का सैंपल लेंगे। तो भारत में इतने सारे स्टेट हैं, बताओ 29 स्टेट हैं, संबित पात्रा के अनुसार 30 स्टेट हैं। ठीक, तो कई तरह के यहाँ पे स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सारे का सैंपलिंग करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल वाला जो सैंपल था, सिंपल रैंडम सैंपल, वो तो काम नहीं करेगा। दूसरा वाला जो था स्ट्रैटिफाइड, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब पूरे भारत की बात करेंगे तो इसमें इतने सारे यूनिट हो जाएंगे, इतने सारे यूनिट हो जाएंगे कि असंख्य हो जाएंगे। इसीलिए यदि आपको एकदम सबसे बड़े स्तर पे कोई टॉपिक पे रिसर्च करना हो तो उसका जो सैंपलिंग करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, क्लस्टर सैंपलिंग। या फिर आप मान लो कि साउथ एशिया में कास्ट सिस्टम पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो साउथ एशिया कितना बड़ा सा एक मतलब एक कॉन्टिनेंट का कितना बड़ा सा हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या आप सैंपलिंग कर पाएंगे? सिंपल नहीं कर पाएंगे। तो इसको रिसर्च करने के लिए क्लस्टर सैंपलिंग हम लोग करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बड़े समूह पे, ठीक, बड़े ग्रुप पे, बड़े समूह पर रिसर्च करने के लिए हम लोग किस प्रकार के सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम इस तरीके से ना पढ़िए कि आप दूसरे को पढ़ा सके, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि दूसरा जो सैंपलिंग होता है उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी। अब देखो उसमें और इसमें क्या अंतर है। जो प्रोबेबिलिटी वाला था और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है? वहां पर तय नहीं था, लेकिन यहां पर तय होगा कि आप सैंपल लेंगे। सैंपल लेना यह आपके हाथ में है, आप तय करेंगे। तो वहां पे संभावना था, तय आप ही कर रहे थे, लेकिन वहां पे संभावना था कि आप इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। जैसे वहां पे इस तरीके से था कि किसी गांव में आप 10 लड़का को चुनना चाह रहे हैं, तो 10 लड़का एक ही उम्र का है, रमेश, महेश, सुरेश, ऐसे करके 10 बच्चों का नाम ले लीजिए, और उसमें से आपको 3 बच्चा को चुनना है, तो उसमें से सभी बच्चों को चुने जाने की संभावना बराबर थी। तो वहाँ पे कोई यह तय नहीं कर सकता था कि महेश ही चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर तय किया जाएगा। यहाँ पर आप तय करेंगे कि हमको महेश को लेना है कि सुरेश को लेना है कि धनेश को लेना है, किसको लेना है। समझ में आ गई बात? तो बेसिक अंतर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है वह मुख्य तौर पे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 नहीं, 5 प्रकार का होता है। ठीक,
5 प्रकार कौन कौन होते हैं? पहले को लिखिए, पहले को बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस कहने का क्या मतलब है? अपनी समझ के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, एकदम आसान भाषा में, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपलिंग करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रमेश, महेश, सुरेश और धनेश में से किसी एक को चुनना है, तो आपका रमेश से यदि ज़्यादा पटता है तो आप रमेश को चुनेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो सैंपलिंग करेंगे वह आप अपने सुविधा के अनुसार करेंगे। तो क्या यह जो सैंपलिंग होगा उसमें त्रुटि की संभावना नहीं है, इसमें बायस होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का चयन किया है जिससे आपका बॉन्डिंग बढ़िया है। तो ज़्यादा संभावना यह होगी कि इसमें गलती भी हो सकता है, इसमें पूर्वाग्रह भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो कन्वीनियंस सैंपलिंग आपके लिए तो आसान है, लेकिन रिसर्च के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें उंगली उठने की संभावना है, क्योंकि वो बायस हो सकता है। आगे बात करते हैं इसमें दूसरे नंबर पे। दूसरा जो इसमें होगा बी नंबर पे लिख लीजिएगा, उसको बोलते हैं बी नंबर पे, उसको बोलते हैं परपसिव सैंपलिंग, ठीक है। यह पर्पस शब्द से बना है, ठीक है। इसमें जो है आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे कोई मान लीजिए कि स्पेशल पर्पस है आपका, ठीक, स्पेशल पर्पस है, स्पेशल पर्पस के लिए आप स्पेशल लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, स्पेशल उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्पेशल लोगों को सेलेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लड़ाई हो जाता है उग्रवादियों के बीच में और भारतीय सेना के बीच में, तो वहाँ पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। यह पर्पसिव सैंपलिंग है, क्योंकि वहाँ पे उद्देश्य है इनकाउंटर करना, तो किसी को भी नहीं भेजेगी स्टेट, वहाँ पे अपने उद्देश्य के, अपने स्पेशल उद्देश्य के अनुसार स्पेशल व्यक्ति का चयन करेगी और उसको भेजेगी। तो जो सैंपलिंग किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं। तीसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तीसरा लिखिएगा। तीसरा जो सैंपलिंग हुआ यहाँ पे सी कर लीजिएगा। तीसरा जो सैंपलिंग लिखिए उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। हिंदी में भी इसको कोटा सैंपलिंग ही बोलेंगे, सैंपलिंग को न्यायादर्श बोलते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 10 तरीके का रेस्पोंडेंट है आपके पास, रमेश को लिए, महेश को लिए, सुरेश को लिए और किसी और धनेश को लिए, फिर किसी और को ले लीजिए, मतलब जितना भी नाम हो सकता है आप ले सकते हैं। आपने क्या किया कि तय कर लिया है कि भाई मेरा जो कोटा है 10 क्वेश्चन, मैं यह जो क्वेश्चन है सोशल इश्यूज पे मैं रमेश से पूछूंगा, इकोनॉमिकल इशू पे 10 क्वेश्चन महेश से पूछूंगा, कल्चरल इशू पे 10 क्वेश्चन सुरेश से पूछूंगा और इकोनॉमिकल इशू पे, ठीक है, इकोनॉमिकल मैंने बोल दिया ना, पॉलिटिकल इशू पे 10 क्वेश्चन हम लोग धनेश से पूछेंगे। तो इसमें आपने कोटा का डिवाइडेशन कर लिया, आप डिवाइड कर लिए कि हमको किससे कितना बात करना है। इस सैंपलिंग को कोटा सैंपलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे इसी में, और चौथा नंबर लिखिएगा। क्या हुआ? ठीक है, चौथे नंबर पे लिखिएगा, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, एक्सीडेंटल। इसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक, एकदम इमरजेंसी बोलते हैं इसको। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप पटना शहर के रहने वाले हैं, ठीक, तो पटना शहर पे आप रिसर्च कर रहे हैं, रहने वाले नहीं, पटना शहर पे आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको वहाँ से 100 लोगों का ओपिनियन लेना है और 100 लोगों के ओपिनियन के बेस पे आपको आकलन करना है कि पटना के लोग कैसा सोचते हैं, ठीक। इसमें तय नहीं किया गया है, आपको एज ग्रुप तय नहीं किया गया है, आप महिला को लेंगे, पुरुष को लेंगे, कहाँ से लेंगे, पटना में कौन एरिया से लेंगे, यह भी तय नहीं किया गया है। आपको सिर्फ बोला है कि पटना के 100 लोगों का आपको राय लेना है और उनके राय पे निष्कर्ष तैयार करना है। तो आप जाएंगे पटना शहर में और हो सकता है कि आप पटना जंक्शन पर जैसे ही उतरे तो आप वहाँ से 100 लोग आपको मिल जाएँ। आप अचानक से किसी को पकड़ के पूछ ले, अरे भाई पटना शहर के बारे में क्या सोचते हो, तो 100 बच्चों का, 100 लोगों का, 100 बच्चों का, 100 महिलाओं का, 100 ट्रांसजेंडर का,
किसी का भी आप ले सकते हैं, 100 भिखारियों का भी ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे तय नहीं है ना यूनिट कि किसको लेना है, भिखारी को कि महिला को कि पुरुष को। 100 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति में सभी लोग हैं, ठीक। तो यह जो सैम्पलिंग होगा वह एक्सीडेंटल सैम्पलिंग होगा, उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे ब्लॉग वगैरह देखते हो ना, कई लोग बनाते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बिहारियों के बारे में क्या सोचते हैं। अब वो कहीं पे उठ करके गया रास्ते पे डीयू के कैंपस में और किसी को पकड़ लिया, बोला अरे बिहारियों के बारे में क्या सोचते हो? कोई बोला अरे बहुत मेहनती हूँ, कोई बोला अरे बहुत मूर्ख होते हैं, कोई बोला अरे दिल के बहुत साफ होते हैं, कोई बोला अरे नहीं दिल के साफ नहीं होते हैं। तो यह क्या हुआ? एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। वो रोड पे चल रहा है, डीयू के कैंपस में पहुंचेगा, किसी को पकड़ लिया, 100 बच्चों से आप ओपिनियन ले लिए और फिर उसके आधार पे तय कर लिए। ये सही चीज़ नहीं होता है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है रिसर्च के लिए घातक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे बात करते हैं। इसमें लास्ट जो सैम्पलिंग है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 5वां जो है उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग ही, हिंदी इसका पता भी नहीं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जैसे है कि मान लीजिए फिर से पटना शहर का एग्जांपल लेते हैं। पटना शहर पे आपको रिसर्च करना है, ठीक। पटना शहर पे आप रिसर्च करने के लिए गए कि पटना शहर कैसा है, ठीक। उसके बारे में आपने क्या किया कि पहले से ही आपके पास मान लीजिए 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो थे पटना शहर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। तो आपने क्या किया कि थोड़ी बहुत जानकारी आप पहले से ही, ठीक है, पहले से ही कई लोगों से जो पटना पे काम किए थे, पटना पे रिसर्च किए थे, आप उनसे पूछ लीजिए कि अरे भाई पटना शहर कैसा है, पटना के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो यह जो है आप रिसर्च करने से पहले उस शहर के बारे में, उस जनसंख्या के बारे में पहले से ही रिसर्च किए हुए किसी व्यक्ति से राय ले लेते हैं या जानकारी इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, समझ में आ गई बात? बिल्कुल पूरी तरीके से। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। जब सैम्पलिंग आप करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? पहली बात कि सैंपल जब भी करें तो वह खुद से करें, ठीक है। सैंपल जब भी करें तो खुद से करें, किसी और से नहीं करवाएं, पहली बात। दूसरे नंबर पे सैंपल जब करें तो ध्यान रखें उसके साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सैम्पलिंग में कौन सा मेथड यूज करना है जो मैंने ऊपर में बताया आपको, उसका ध्यान रखें। इन 3 बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक। तो सैम्पलिंग में जो कहा जाता है कि हम लोग 3-4 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, 3-4 चीज़ों को मुख्य तौर पे ध्यान रखते हैं। पहला कि सैम्पलिंग का हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोग पॉपुलेशन हमारा क्या होने वाला है, पॉपुलेशन क्या होता है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉपुलेशन हमारा क्या होने वाला है यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम लोग कौन सा प्रोसीजर को मेथड ही बोले, सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी होगा, क्लस्टर होगा, क्या होगा, यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आप जब सैम्पलिंग कर लेंगे, रिसर्च करेंगे तो उसके बाद उसको पब्लिश कराने का काम करते हैं ताकि आप रिसर्च जो किए हैं उसका फ़ायदा और भी लोगों तक पहुँचे, उसको भी मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा ख्याल है कि यदि आपने ईमानदारी से वीडियो को देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।